प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेसन में सल्तनत काल का अगला चैप्टर रजिया सुल्ताना प्रारंभ होगा। तो रजिया सुल्ताना प्रारंभ करने से पहले आपको पूर्व लेसन की ओर ले जाते हैं। तो आपको पता है कि पिछले क्लास में आप लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और इल्तुतमिश के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन किया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात जो राजनीतिक घटनाक्रम चलता है उसी के बारे में इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कहा जाता है कि इल्तुतमिश जिसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। 1236 ईस्वी में मृत्यु होने से पहले ही इल्तुतमिश क्या करता है कि अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्ताना को, जो कि इसकी पुत्री थी, रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, क्योंकि इल्तुतमिश एक योग्य शासक था और उसने अपने जीवन काल के दौरान ही यह महसूस कर लिया था कि उसकी संतानों में से एकमात्र योग्य रजिया ही है और इसके लिए उसने उत्तराधिकारी तो घोषित कर ही दिया, साथ ही टक्का और जीतल जो चांदी व तांबे की जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं पर भी रजिया का नाम व उसके चित्र उत्कीर्ण करवाए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में, उसी की ही एक पत्नी थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान इसकी पत्नी थी। इसने क्या किया, फिरोज शाह जिसका पूरा नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देती है। शाह तुर्कान जो कि इल्तुतमिश की पत्नी थी, क्या करती है, फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना देती है। तो देखिए, कहा जाता है कि शाह तुर्कान एक दासी थी इल्तुतमिश की और इल्तुतमिश ने दासी जब थी उसी समय से विवाह कर लिया था, उसी से उत्पन्न संतान थी फिरोज शाह। तो कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश जीवित था और शाह तुर्कान से उसने विवाह किया था, तो कहा जाता है कि शाह तुर्कान जो कि एक दासी थी, तो राज परिवार वाले तुर्क अमीर आदि शाह तुर्कान से नफरत किया करते थे। तो जैसे ही सत्ता इसके हाथों में आई शाह तुर्कान की, क्योंकि फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था और शासक बनते इसने क्या किया, ये तो भोग विलास में लीन रहने लग गया फिरोज शाह और सारी शासन सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में आ गई। तो जो अपमान राज परिवार वाले व तुर्क अमीर शाह तुर्कान का करते थे, तो इसने क्या किया, जैसे ही शासन सत्ता अपने हाथों में आई, राज परिवार के व्यक्तियों को दंडित करने लगी, तुर्क अमीरों का दमन करने लगी। तो कहा जाता है कि पूरी दिल्ली सल्तनत में शाह तुर्कान के अत्याचारों का बखान होने लगा। तो देखिए, उसी समय क्या होता है, दिल्ली की जनता के सामने रजिया सुल्ताना शुक्रवार के दिन लाल कपड़े पहने हुए पेश होती है और दिल्ली की जनता से एक विनती करती है कि आपने शाह तुर्कान व फिरोज शाह की शासन सत्ता देख ली है, किस तरह चारों ओर अत्याचार ही अत्याचार किया जा रहा है। तो आपसे एक विनती करती हूं कि आप मुझ पर एक बार विश्वास करके मुझे शासक घोषित कर दिया जाए सल्तनत काल का, और अगर शासन सत्ता प्राप्त करने के पश्चात यह जो अव्यवस्था है उसे अगर मैं समाप्त नहीं करती हूं तो आपको पूर्ण अधिकार होगा कि आप मेरा सिर धड़ से अलग कर दें। तो इस प्रकार की बातों से जनता ने रजिया सुल्ताना को
सल्तनत काल का अगला सुल्तान बना दिया। तो कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना के मामले में दिल्ली की जनता ने पहली बार निर्णय लिया और रजिया सुल्ताना को अगला शासक नियुक्त करने के पश्चात वह तुर्क अमीरों के सहयोग से फिरोज शाह व शाह तुर्कान का दमन कर देती है, उनकी हत्या करवा देती है। इस प्रकार राजनीतिक घटनाओं के बाद रजिया सुल्ताना अगली सल्तनत काल की सुल्ताना बनी। तो देखिए रजिया सुल्ताना का शासनकाल माना जाता है 1206 से 1240 ईस्वी। देखिए रजिया सुल्ताना में सारे ही वे गुण थे जो एक योग्य शासक में होने चाहिए। तो इसके शासनकाल के दौरान जो घटनाएं घटी उसके बारे में वर्णन। तो देखिए रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी में शासिका बनी। तो देखिए शासिका बनने के पश्चात इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो निम्न थे। पहला, तुर्क अमीरों का दमन। सल्तनत काल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था तुर्क अमीरों का। तुर्क अमीर से तात्पर्य विदेशी मुस्लिम। तो इसने क्या किया, शासन सत्ता पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए जो तुर्क अमीर जो इसका विरोध कर रहे थे लगातार, उनका दमन किया। इसके अलावा मंगोलों से साम्राज्य की सुरक्षा की। कहा जाता है कि जिस प्रकार इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के साम्राज्य की सीमा तक आ पहुंचा था, जैसा पिछले लेसन में पढ़ा था, और इल्तुतमिश ने क्या किया, जलालुद्दीन मकबरनी को कोई सहयोग नहीं करके मंगोलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर ली, यानी आक्रमण का भय नहीं रहा। उसी प्रकार क्या हुआ कि रजिया सुल्ताना के शासनकाल के दौरान भी मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। जलालुद्दीन का उत्तराधिकारी था ये हसन, इसका पीछा करते हुए इसके साम्राज्य की सीमा तक आ गए थे। तो क्या किया, रजिया ने जब हसन रजिया के पास आया उसी प्रकार याचना की, तो रजिया ने क्या किया, कुछ धन दौलत वगैरह देकर उसे साम्राज्य से विदा कर दिया, सैन्य सहयोग नहीं किया। यानी यह है अपने पिता की तरह भी इसने कूटनीति का प्रयोग करके मंगोलों से साम्राज्य की रक्षा कर दी। तीसरा, रणथंबोर अभियान। कहा जाता है कि रणथंबोर का अभियान किया लेकिन असफल रही। उसी प्रकार ग्वालियर का अभियान किया लेकिन यहां पर भी यह असफल रही। इस प्रकार तुर्क अमीर जिनका दमन कर दिया था रजिया सुल्ताना ने, उसके पश्चात ये जो घटनाएं थी इनकी वजह से तुर्क अमीरों का एक दल रजिया के विरुद्ध खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह एक अयोग्य शासिका है, क्योंकि इसने हसन से डरते हुए उसे सहयोग कर दिया धन दौलत देते हुए, या दूसरे शब्दों में कहने लगे मंगोलों से भी डर गई, ये तो डरपोक है। रणथंबोर व ग्वालियर का अभियान किया, असफल रहा, तो इसके ऊपर आलोचना करने लगे कि ये असफल शासक है। इस प्रकार कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना के विरुद्ध एक प्रबल विरोधी दल संगठित हो गए और उन्होंने हम निश्चय कर लिया कि रजिया को अपने पद से हटाना है या इसका खात्मा करना है। तो देखिए क्या हुआ कि इसी साजिश के तहत भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया, उसने क्या किया, तुर्क अमीरों के सहयोग से, किसने, भटिंडा के सूबेदार
अल्तुनिया, जिसको नियुक्त भी रजिया ने ही किया था। तो क्या किया, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने अमीरों के साथ एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत रजिया सुल्ताना को कैद कर लिया। अब देखिए, कैद करने के पश्चात क्या हुआ कि अगला जो शासक बनाया था वो था बहराम शाह। रिपीट कर रहा हूं वापिस, रजिया सुल्ताना किसकी मृत्यु के पश्चात शाह तुर्कान व फिरोज शाह का वध करके रजिया सुल्ताना सल्तनत वंश की अगली शासिका बनी। शासनकाल था 1236 से 40 ईस्वी। इसके शासनकाल के दौरान इसने जो कार्य किए, तुर्क अमीरों का दमन किया, ये मंगोलों से साम्राज्य की रक्षा की, रणथंभों पर अभियान किया लेकिन असफल रही, ग्वालियर पर अभियान किया, असफल रही। तो एक विरोधी दल संगठित होने लगा। उसी के तहत भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया, जो पहले रजिया का ही सहयोगी था, इसने क्या किया, इसने तुर्क अमीरों के सहयोग से रजिया को कैद कर लिया। वह बहराम शाह, जो कि कौन था, इल्तुतमिश का पुत्र, इसे सल्तनत काल का अगला सुल्तान बना दिया। अब देखिए, रजिया सुल्ताना अभी जीवित थी, फिर इसने कूटनीति का परिचय दिया। कूटनीति का परिचय देते हुए इसने क्या किया, अल्तुनिया जो था उसके साथ इसने विवाह कर लिया। अल्तुनिया भी एक बात से नाराज था। अल्तुनिया एक बात से नाराज इस प्रकार था कि अल्तुनिया व अमीरों के सहयोग से बहराम शाह शासक तो बन गया, लेकिन शासक बनने के पश्चात अल्तुनिया को कोई इनाम नहीं मिला, कोई जागीर नहीं मिली, कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। अतः अल्तुनिया वैसे ही इनसे नाराज था। अतः रजिया सुल्ताना ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए अल्तुनिया के साथ विवाह किया। वह दोनों ने अपनी सैन्य सामग्री तैयार करके बहराम शाह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि बहराम शाह से अल्तुनिया व रजिया सुल्ताना पराजित हुई। पराजित होने के पश्चात कहा जाता है कि 1240 ईस्वी में खेतल के निकट कुछ डाकुओं ने अल्तुनिया व रजिया सुल्ताना की हत्या कर दी। इस प्रकार 1240 ईस्वी में रजिया सुल्ताना का अंत हो गया। तो अब देखिए, इसके पश्चात कहा जाता है, जो इतिहासकार तारीफ करते हैं रजिया सुल्ताना की, कि रजिया सुल्ताना में शासक बनने के तमाम गुण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एकमात्र की उसका महिला होना। तो देखिए, पतन के कारण किसके, रजिया के। रजिया के पतन के कारण क्या थे, पहला महिला होना, सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है महिला होना रजिया का। क्योंकि इस बात के बारे में कौन कहते हैं, एल फिंस्टन, जो कि मशहूर विदेशी इतिहासकार थे, मिनहाज उस सिराज भारतीय इतिहासकार थे। ये दोनों ही कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि रजिया के पतन में सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि उसका महिला होना। क्योंकि सल्तनत काल मुस्लिम वंश का था और मुस्लिम धर्म के अंदर प्रदा प्रथा बहुत ही कठोर मानी जाती है और हर महिला को प्रदा का पालन करना अनिवार्य होता है। तो उस समय जब तुर्क अमीरों ने देखा कि एक महिला होने के नाते खुले मुंह भरे दरबार में आ रही है, पुरुषों का सम्मान नहीं कर रही है, तो उन्होंने इसे, उनको ये नागवार गुजरा। जो इस्लामिक धर्म के थे उन्होंने भी इसकी आलोचना की, भी ये धर्म के खिलाफ है। अतः एक प्रबल विरोधी समूह लगातार रजिया सुल्ताना के विरुद्ध संगठन बनने लगा, इसीलिए इसका पतन हुआ। अगर यही एक पुरुष होती तो ऐसी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि बहुत ही योग्य थी। इसके अलावा जो दूसरा कारण है
वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है याकूत से स्नेह। कहा जाता है कि याकूत एक दास था और इस दास के प्रति रजिया का स्नेह बहुत ही ज़्यादा था। कहा जाता है कि जो महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति थे वो भी रजिया से अपनी इच्छा के अनुसार कभी मुलाकात नहीं कर पाते थे। रजिया जब मुलाकात का समय देती तभी वो मुलाकात कर पाते थे, लेकिन याकूत की जब इच्छा होती वो रजिया से मुलाकात कर सकता था। यानी यूं कह सकते कि कुछ ज़्यादा ही अधिकार याकूत को दे रखा था, या यूं कह सकते हैं कि याकूत के प्रति स्नेह रजिया का कुछ ज़्यादा ही था, जिसके कारण भी विरोधी संगठन का निर्माण होने लगा। और इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण कारणों से रजिया का पतन हुआ। तो देखिए, इस प्रकार रजिया का पतन हो गया। इसके पश्चात कहा जाता है कि बहराम शाह जो शासक बना, जिसके बारे में बता दिया मैंने आपको, रजिया के पतन के पश्चात बहराम शाह शासक बना। तो देखिए, बहराम शाह एक अयोग्य शासक था, यानी बिल्कुल भी योग्यता इसमें नहीं थी, और इसने अपने शासनकाल के दौरान कुछ भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। तो देखिए, 1206 से 1210 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, 1210 से 1236 ईस्वी इल्तुतमिश हो गया, 1236 से 1240 रजिया सुल्ताना हो गई, और 1240 बहराम शाह, 1240 से 1242 ईस्वी बहराम शाह हो गया। रजिया का वापिस सन लिख देते हैं अपन, रजिया 1236 से 1240। बारह से 1242 बहराम शाह शासक बना, सुल्तान बना, लेकिन अयोग्य था। में चैप्टर क्लोज। इसके पश्चात मसूद शाह शासक बना 1242 से 1246 ईस्वी। ये पुत्र था इल्तुतमिश का बहराम शाह। और मसूद शाह कौन था? मसूद शाह पौत्र था इल्तुतमिश का, यानी किसका पुत्र था? यह फिरोज शाह जो था उसका पुत्र था मसूद शाह। तो देखिए, मसूद शाह ये भी अयोग्य था। इसके पश्चात कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद। ये कौन था? ये इल्तुतमिश का प्रपौत्र था, यानी ये पुत्र हो गया बहराम शाह, ये कौन था? ये पौत्र हो गया, और ये कौन था? ये प्रपौत्र हो गया। और इसका शासनकाल माना जाता है 1246 से 1266 ईस्वी। ये भी एक अयोग्य शासक था, यानी इसके शासनकाल के दौरान इसने कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जिससे इतिहास में इसका नाम अमर हो, यानी यह भी एक अयोग्य था। लेकिन इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो सबसे महत्वपूर्ण घटना वो ये मानी जाती है कि पहली तो ये है कि बलबन के हाथों में शक्तियां होना, और दूसरा भारतीय मुसलमान रेहान की नियुक्ति।
सिर्फ दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहला तो क्या, 1246 से 1266 ईस्वी तक जब नासिरुद्दीन महमूद ने शासन कार्य संचालित किया, उस समय सारी सत्ता किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में। और बलबन ने क्या किया इसके लिए? अपनी पुत्री का विवाह भी महमूद के साथ कर दिया। यानी नासिरुद्दीन महमूद कौन था? बलबन का दामाद था। और नासिरुद्दीन महमूद ने जब तक शासन किया तब तक सारी सत्ता किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में रही, मात्र 1 साल को छोड़कर। कहा जाता है कि जब बलबन के हाथों में सारी शक्तियां होने लगी, सारे प्रशासनिक कार्य बलबन करने लगा, तो बलबन के विरोधियों ने नासिरुद्दीन महमूद को भड़काया। अतः नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को पद से हटा दिया और भारतीय मुसलमान रेहान को पद पर नियुक्त किया, जो 1 साल तक रहा। भारतीय मुसलमान रेहान प्रारंभ में एक हिंदू था और धर्म परिवर्तन करने के पश्चात मुस्लिम बना। इसके पश्चात पुनः बलबन की नियुक्ति हो जाती है और रेहान का खात्मा हो जाता है। बलबन को महमूद ने उलग खां की उपाधि भी दी थी। इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद की 1266 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात बलबन इस वंश का अगला शासक बनता है। बलबन जिसका शासनकाल माना जाता है 1266 से 1287 ईस्वी। तो देखिए, बलबन का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहराम शाह कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने हैं, मसूद शाह इसमें से भी नहीं आएगा, नासिरुद्दीन महमूद चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान शासन की सारी शक्तियां किसमें केंद्रित थी? बलबन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान जब बलबन को पद से हटाया गया तो किस भारतीय को वहां पर महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था? क्या नाम था? रेहान, जो प्रारंभ में हिंदू था, बाद में धर्म परिवर्तन करके वो मुस्लिम बन गया। तो देखिए, इस प्रकार आज का जो लेसन आपने पढ़ा, रिपीट कर रहा हूं वापिस, रजिया सुल्ताना 1236 से 40 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इससे पहले जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो शासक कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और शासन की सारी शक्तियां किसके हाथों में थी? उसकी मां, जो कि एक दासी थी, शाह तुर्कान। तो जनता के सहयोग से शाह तुर्कान व फिरोज शाह का दमन कर उनकी हत्या करके रजिया इस वंश की अगली सुल्ताना बनी, जिसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी। इसने अपने शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे तुर्क अमीरों का दमन किया, रणथंभौर का अभियान किया, ग्वालियर का अभियान किया। दोनों ही अभियान विफल रहे। मंगोलों से साम्राज्य की रक्षा की। किस प्रकार? अपने पिता इल्तुतमिश की ही तरह कूटनीति का परिचय देते हुए मंगोलों से साम्राज्य की सुरक्षा कर ली। लेकिन कहा जाता है कि तुर्क अमीरों को यह पसंद नहीं आया कि एक महिला हम पर शासन स्थापित करे, और उन्होंने, और इसके अलावा जो धर्म गुरु थे, मुस्लिम धर्म के गुरु, उन्होंने भी रजिया की आलोचना प्रारंभ कर दी। तो कहा जाता है कि विरोधी संगठन तैयार हो गया और तैयार होने के पश्चात रजिया को कैद कर लिया। फिर भी रजिया ने कूटनीति का परिचय दिया। कैद करने वाले अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का सूबेदार था, उसके साथ विवाह कर लिया और पुनः जो सुल्तान बनाया गया था बहराम शाह, उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बहराम शाह से पराजित हुए और 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। रजिया का पतन का जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है उसका महिला होना, और इस बात की पुष्टि करते हैं मिन्हास उस सिराज और कौन? एल्फिंस्टन महोदय। इसके पश्चात बहराम शाह अमीरों के सहयोग से शासक बनता है। शासन 40 से 1242 ईस्वी। कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, चैप्टर क्लोज।
1242 ईस्वी में इसका खात्मा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अमीरों के कहने पर नहीं चल रहा था, अतः अमीरों द्वारा वध करवा दिया जाता है। इसके पश्चात मसूद शाह, जो कि कौन था? इल्तुतमिश का पौत्र था, यह शासक बनता है 1242 से 1246 ईस्वी। इसके समय भी जो बलबन है महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त था, अश्वशाला का प्रधान था, और इसके साथ भी बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, यानी यहाँ पर भी बलबन महत्वपूर्ण था। और बलबन को लगता है कि अब इसका कोई योगदान नहीं रहा, खात्मा करवा दिया जाता है। इसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद बनता है। नासिरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का परपौत्र। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी। शासन सत्ता किसके पास? बलबन के पास। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल की घटना, सारी शक्तियाँ बलबन के पास थी। इसके अलावा भारतीय मुसलमान रेहान को नियुक्त किया जाता है 1 वर्ष के लिए, बलबन को पद से हटाकर, और उसके पश्चात बलबन को पुनः पद पर रखा जाता है, रेहान का दमन कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हत्या करने वाला कौन था, हत्यारा कौन था? बलबन। फिर बलबन 80 वर्ष की आयु में, यानी एक वृद्ध व्यक्ति, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की इस लेसन में अपन ने इन सारे शासकों के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि आप कम से कम इनके नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स है तो आपको विस्तार से समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एक बार अगर आपके समझ में नहीं आता है वीडियो रिपीट कीजिए। आपको सिर्फ सुनना ही तो है, बाकी बोलने वाला तो सामने खड़ा है, तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लेसन जो बन रहे हैं ये आपके लिए है, वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी। बीए करने के पश्चात जब आप अध्ययन करते हो तो उस समय भी इतिहास विषय, क्योंकि इतिहास परिवर्तित तो नहीं होना है, सब पॉइंट तो वही रहना है, सब्जेक्ट वही रहना है, विषय वही है, अतः इनका गहराई से चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।